नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम एक ऐसे विषय को लिया जाता है कि महंगाई हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को का जीवन जो है काफ़ी दुभर कर दिया है। खास करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें और वास्तविक डीजल की कीमतें बढ़ने से वो एक ऑटो चेन होता है और सब से यानी सभी चीज़ों के क्योंकि डीजल की महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन यातायात महंगा होता है, ढुलाई महंगी होती है और सारे सामानों की एक जो है वो यानी मैंने सेल्फ सस्टेनिंग या एक ऑटो चेन होता है, उसके कारण जो महंगाई बढ़ जाती है और हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों पर उसकी मार पड़ती है। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना ये जो है बहुत ही एक माने अवाम विरोधी ये इसकी गतिविधि है कि करतूत है ये बीजेपी वालों की और मोदी सरकार। और मोदी सरकार का ये कहना है कि हम पैसे लाएंगे कहाँ से और काफ़ी जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट है, एयरवेज है और भी चीज़ें हैं जो कि लीज पर देने वाले हैं और उनसे महज जो है 6 लाख करोड़ का संसाधन बस वो जुटा पाए हैं और 1 से 10 लाख करोड़ या 1 से 15 लाख करोड़ का फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और वही इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की जो है औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के लिए वो आधारभूत पर जो काम हो रहा है वो बहुत जरूरी है देश के लिए और तभी जो है निवेश आएगा। निवेश आने से जो फिर उद्योग लगेंगे तो फिर जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो है हमारे आर्थिक प्रगति होगी और आर्थिक मजबूती आएगी। कोई जाकर चीन में देख ले, बस ये कोई जाकर चीन में भी देख सकता है कि तो आधारभूत जो है वो ढांचा खड़ा करने के लिए जिसमें कि ये हाईवेज का जो हाईवेज का वो मॉडर्नाइजेशन या वाइडनिंग उसका वो चौड़ीकरण और एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवेज का, फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स और फिर इसके बाद जो है लॉजिस्टिक पार्क, भारतमाला, सागरमाला और हमारी सीमाओं पर जो सड़क जो दुर्गम यानी दुर्गम जगहों पर खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश
में रेलवे लाइन और जो है नॉर्थ ईस्ट में भी जो है वो रेलवे का की एक्सेसिबिलिटी, तमाम ऐसे काम है। तो ये बहुत ज़रूरी है देश की आर्थिक मजबूती के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा करने में बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर मोदी सरकार और मोदी जी, बीजेपी वाले देश के साथ बेईमानी कर जाते हैं। वो बेईमानी क्या है? 2014 में जो संसदीय चुनाव हो रहा था लोकसभा का, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज के भ्रष्टाचार और लूट का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और बीजेपी वालों ने खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि उसमें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी थे, जीएनपीसी के भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है बहुत जोर शोर से उन्होंने उठाया। और भोपाल में उन्होंने कहा था उसी चुनाव प्रचार के दौरान कि इस जीएनपीसी ने, मतलब इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में एक लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। बात सही है, बहुत लूटा है इस देश को। आज की डेट में सिर्फ माँ बेटे, जो रिपोर्ट है, यानी भारत में तो सब तमाम इस तरह की जो मीडिया और जो सर वो तो जीएनपीसी के पापों को ढकने के लिए बनी हुई है। तो लेकिन और भी जो स्रोत हैं, विदेशी अखबार हैं, विदेशी स्रोत हैं, उसके अनुसार ये माँ बेटे के नाम से जो काला धन विदेशों में जो जमा है, सिर्फ माँ बेटे के नाम पर करीब 150 से लेकर 180 लाख करोड़। और यदि पूरी जीएनपीसी की लूट के दौरान की लूट की बात की जाए तो आज की तारीख में 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़। और जब ये 1200 से 1300 लाख करोड़ की बात हो रही है तो इसमें जीएनपीसी के अलावा और भी दलों के हैं, थोड़ा कुछ बीजेपी के भी मिल जाएंगे, कुछ उद्योगपति भी मिल जाएंगे, कुछ पत्रकार भी मिल जाएंगे, कुछ मीडिया के भी मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के जो करीब आज की तारीख में 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़ है काला धन भारत से लूटा हुआ, वो विदेशी बैंकों में जमा। अब सवाल बेईमानी का ऐसा क्या है? ये सिर्फ जो है कुछ दिखावे के रूप में, यानी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, या मतलब 80,000 करोड़ का पता नहीं, वो इस तरह से हमारे देश की जनता की आंखों में धूल झोंक करके जीएनपीसी की जो लूट का है आज की डेट में करीब 150 से लेकर 180 लाख करोड़, या उसके दौरान जो है कम से कम 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़, उसको ये ढक रही है मोदी सरकार और बीजेपी वाले। अब जरा सोचिए कि कम से कम इस माँ बेटे के द्वारा लूटे हुए वो काला धन को ही लाया जाता तो जितना भी इनका प्रोग्राम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा बनवाने का देश की आर्थिक प्रगति के लिए, तो अधिक से अधिक इनका जो है 1.25 लाख करोड़ का है, तो उसी में निपट जाता। और ये जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों पर जो बोझ डाल रहे हैं कि डीजल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ा करके जो उसमें से पैसा ले रहे हैं करके, ये उसमें से पैसा लेकर के ये जो आधारभूत ढांचा खड़ा करने में जो पूंजी लगा रहे हैं, इसकी नौबत ही नहीं आती। तो अब जरा सोचिए, ये मोदी महोदय 2014 में मैंने जीएनपीसी के लूट को मुद्दा बना करके सत्ता में आए, वादा भी किए थे कि अच्छा, और उन्होंने मुंह से बोला था कि यदि वो लूट का पैसा आ जाए
तो हर एक के खाते में 15-15 लाख हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया आ सकता है। हालांकि देने की बात नहीं कही थी, हम इसको मैं भी मानता हूँ। और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देके भी क्या होगा। अरे देश में इस तरह से आधारभूत ढांचा खड़ा करिए कि जो है लोग जो है इसका लाभ उठाएं, अपने देश की आर्थिक प्रगति हो, लोगों की खुद की प्रगति हो, इसकी आवश्यकता है। और 15-15 लाख रुपया बांटने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बाकी जो विपक्षी दल है वो वही कहते हैं कि मेरा वो 15 लाख रुपया लाओ, मेरा 15 लाख रुपया लाओ। खैर उनकी बात को छोड़ दीजिए। असल मुद्दा विषय यह है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बना करके वो माने लोगों का वोट बटोरा, सत्ता हथियाई, सत्ता में सीन हुए। आज जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए लूट करके जमा किए हुए काले धन पर बात करने को तैयार नहीं। ये है श्री मोदी जी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा देश को धोखा देना और देश को संकट में डालना। भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि यदि कम से माँ बेटे के द्वारा लूटे हुए लूट करके जमा किए हुए काले धन को ला देते तो हमारी गरीब जनता पर जो है जो ये बोझ डाल रहे हैं वो डीजल की कीमतें बढ़ा करके, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा करके, और उससे जो है वो जो संसाधन जो जुटा रहे हैं इसकी नौबत नहीं आती। माने जो बोझ हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के ऊपर जो महंगाई का बोझ जो डाला जा रहा है कि हम जो है कि आधारभूत ढांचे के लिए जो है पूंजी कहाँ से आएगी, ये तरह दे करके। लेकिन इन बीजेपी वालों से मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि जो है कम से कम माँ बेटे माने राहुल गांधी और मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा लूट करके जो जमा किए गए विदेशों में काला धन को ही ला देते तो हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को परेशान करने की नौबत नहीं आती मोदी जी। तो देश के डकैतों को बचाना, देश के डकैतों के काला धन की रक्षा करना और गरीब भारतीय भाई बहनों को परेशान करना, ये फितरत है, ये नियत है श्री मोदी जी की और बीजेपी वालों। ये तो धोखा है। और जो 12 से लेकर 13 लाख करोड़ मान लीजिए कुछ इन सबों ने उस पैसे को इस काले धन को इधर उधर कर दिया होगा, तब भी यदि 1000 लाख कम से कम 1000 लाख करोड़ यदि ये मैंने भारत में आ जाता तो आधारभूत ढांचा भी, हमारी रक्षा की तैयारी भी, नदियों को जोड़ने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो कि नदियाँ जो है जोड़ी नहीं जा पा रही हैं, नदियों के जुड़ने के अभाव में जो बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, इसलिए कि हमारे देश में जिसमें देश के किसी भाग में बाढ़ रहती है उसी समय देश के दूसरे भाग में पानी की कमी रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है। तो यदि सारी नदियों को जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या के साथ साथ जो पानी की कमी की भी समस्या, पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की पानी की समस्या, दोनों समस्याओं का समाधान। और बाढ़ के कारण ये तो हमारे देश वाले और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल जानते होंगे कि हर साल सैकड़ों भारतीय भाई बहनों की जान जाती है, अरबों की फसल का नुकसान होता है, तमाम तबाही होती है बाढ़ के कारण। पानी की कमी के कारण पीने को पानी नहीं मिलता है,
सिंचाई का पानी भी नहीं मिलता है। अब तो जितने भी उद्योग वो लगाए जाएंगे उनके लिए भी यानी वो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और जहाँ जहाँ उद्योग लगेंगे वहाँ पर भी जो आबादी जाएगी उसके लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो नदियों को जोड़ने से माने बाढ़ की समस्या और पानी की कमी की समस्या, दोनों समस्याओं का एक ही साथ समाधान है, नदियों को जोड़ना। तो नदियों को जोड़ने में भी काफ़ी पूंजी की आवश्यकता है। तो उसी पूंजी को इसमें लगाया जा सकता है। जो हमारी रक्षा तैयारी है, अभी भी हमारी जो है धन के भाव में रक्षा तैयारी वो अमेरिका के स्तर की नहीं है। तो अमेरिका के स्तर या अमेरिका से भी बेहतर करने के लिए धन की आवश्यकता है। वो सारा धन जो है यदि जेएनपीसी के द्वारा लूटे गए कम से कम जो है 12 से लेकर 13 लाख करोड़ यदि भारत में आ जाए तो हमारी रक्षा की तैयारी जो है या डिफेंस प्रिपेयर्डनेस वो अमेरिका से भी आगे। और विश्व में जो सैन्य रूप से ताकत होता है उसी की राजनीति चलती है। अमेरिका दाता क्यों है कि सैन्य रूप से बहुत ताकतवर हो। तो भारत भी हो सकता है, लेकिन क्या ये मोदी जी करेंगे? ये झूठ बोलेंगे। मोदी जी बीजेपी वाले पता है कि हमारे देश से लूट करके कम से कम 12 से 13 लाख करोड़ आज की डेट में जो है वो काला धन है, लेकिन लाएंगे नहीं। हो सकता है कि कुछ बीजेपी वालों का भी हो, लेकिन ज्यादा पोर्शन जो है जेएनपीसी वालों का है। और इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के दौरान जब ये काला धन और भ्रष्टाचार पर तमाम चर्चाएं चल रही थी और दुनिया भर में चल रही थी, भारत में जो है वो जेएनपीसी वालों ने खड़ा कर दिया उनको। वो अन्ना हजारे लगता था कि वो भगवान बन गया है, लेकिन किसी को क्या पता है कि ये जेएनपीसी के ही द्वारा जेएनपीसी के पाप को ढकने के लिए ये जो है एक खड़े हो गए हैं। तो जिसमें काफ़ी वो चर्चाएं थी उस समय। बाबा रामदेव जी के विषय में कोई कुछ भी कहता है, वो बात नहीं। कोई भी अच्छी बात कहीं से भी आती है, देश के लिए ग्राह्य है। देश को देश हित में कोई बात कहीं से भी आती है, उसको समझने की जरूरत है। कौन क्या कहता है इस पर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा रामदेव ने कहा था कि कम से कम ये यूपीए सरकार एक कानून ही बना दे कि जो भी विदेशों में काला धन जमा है भारतीयों का, और निश्चित है कि जो लूट का ही धन है, लूट करके विदेशी बैंकों में जो काला धन है, तो एक भारत सरकार एक जो है माने कानून पास कर दे कि जो भी काला धन जमा है भारतीयों का विदेशी बैंकों में, वो भारत सरकार का धन है या इस देश का धन है या ये हमारे देशवासियों का धन है। कम से कम कानून तो बन जाए। यूपीए सरकार गई, यूपीए सरकार के माने वो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके मोदी जी ने काफ़ी वोट बटोरा, सत्ता हथियाई, सत्ता पर बैठ गए, और उन्होंने ये मन इतनी भी माने अपने देश के प्रति जो है अपने देश के प्रति, अपने गरीब भारतीय भाई बहनों के प्रति, अपने आम भारतीय भाई बहनों के प्रति इतनी भी वफादारी दिखाने का उनके मंशा नहीं रही कि कम से कम एक कानून तो पास कर देते कि जो भी काला धन है भारतीयों का विदेशी बैंकों में, वो धन इस देश का है, हमारे देशवासियों का या भारत सरकार का है। तो इसी से तो कम से कम जो है हमारी जो एजेंसियां हैं, सीबीआई, राव वगैरह, जो उनको विदेशी धन लाने में उनको एक कानूनी सपोर्ट मिल जाता है, कानूनी उनको एक सहारा मिल जाता है, एक हथियार मिल जाता है। और आज उसके अभाव में वो कैसे बात करेंगे? यानी
विदेशी सरकार से कैसे बात करेंगे, विदेशी बैंकों के संस्थानों से कैसे बात करेंगे? तो ये इनकी मंशा दिखाता है बीजेपी वालों का, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये सबसे बड़े माने राष्ट्र के दुश्मन हैं, आम भारतीय भाई बहनों के शत्रु हैं, आम भारतीय भाई बहनों के हितों के शत्रु हैं। और कम से कम यदि वो, जैसा कि अभी बताया गया कि वो यदि काला धन आ गया होता, तो जो अनावश्यक रूप से हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के ऊपर जो है संसाधन जुटाने के नाम पर जो महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, इसकी नौबत ही नहीं है। तो यही तो है अपने आम भारतीय भाई बहनों के खिलाफ विश्वासघात, कपट, छल, राष्ट्रवाद के नाम पर, जो राष्ट्रवाद का पहने है ना मुखौटा, उसके नाम पर। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये सवाल हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन इसी बीजेपी से पूछने चाहिए कि इसका जवाब दो तुम कि तुमने जो है, या आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके 2014 में यानी यूपीए के द्वारा लूटे गए भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके आपने हमारा वोट लेकर के सत्ता में आप बैठे, और जब आपको सत्ता मिल गई तो उस यूपीए के द्वारा लूटे गए और लूट करके जो जमा किए गए विदेशी बैंकों में काला धन पर आप बोलने को तैयार नहीं है। आप लगता है भूल ही गए हैं, उसको निगल ही गए हैं, पूरा उसको खा गए हैं आप। इस तरह के सवालात हमारे प्रत्येक भारतीय अवाम इन बीजेपी वालों से, मोदी जी से वो सीधा सवाल करे। और कम से कम एक कानून क्यों नहीं बनाया कि हमारे देश के कुछ लोगों के द्वारा लूट करके जो काला धन जमा किया गया विदेशी बैंकों में, वो धन भारत का है, हमारे देशवासियों का, भारत सरकार का है। तो ये सारी नीति दिखाता है कि किस तरह से देश के लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, और इतना नहीं कि लूटने वालों को भी और भ्रष्टाचारियों को भी, और उनके लूटे हुए धन की, दोनों की किस तरह से ये रक्षा कर रहे हैं राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके श्री मोदी जी और बीजेपी वाले। ये सवाल प्रत्येक बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए। और ऐसे हालातों में सबका साथ और सबका विकास का कि क्या प्रासंगिकता, ये तो मजाक हुआ ना। आप जनता के साथ छल कर रहे हैं और उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो विश्वासघात कर रहे हैं, और ऊपर से जो है ऊंचे मन से बैठ करके आप उपदेश दे रहे हैं जो है वो बाबा जी की तरह कि सबका साथ सबका विश्वास। हो ही नहीं सकता। आप मतलब कि लोगों का आपके साथ जो है वो लोगों का, भारतीय अवाम का आपके साथ होने का कोई प्रश्न नहीं है। भारतीय अवाम का आप पर विश्वास करने का कोई प्रश्न नहीं है। अब बाकी जो विकास और प्रयास तो आपके जिम्मे है। हाँ, विश्वास और साथ इन देश को लूटने वालों का है। राहुल का आप पर विश्वास है, राहुल का साथ भी आपके साथ है, जो कि देश का जो कि इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा भी है, डकैत भी है, और वो जिन पैसे वाले ने लूट करके जो काला धन जमा किया है, उन्हीं का विश्वास आपके ऊपर है, और उन्हीं का आपके साथ, उन्हीं का जो है आपका साथ भी है। बाकी हमारे देश की आवाम का न तो साथ है और न तो विश्वास है, इसका सवाल ही नहीं।
तालिबान और अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर के लोग अपने अपने स्वार्थों के अनुसार उसको कुछ छिपा रहे हैं उस पक्ष में, कुछ सत्य को छिपा रहे उस पक्ष में, कुछ पाकिस्तान को बचाने के लिए सारा दोष मढ़ रहे हैं वो अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका भाग गया। अमेरिका तो दगाबाज है। और कुछ अमेरिका को बचाने के लिए पाकिस्तान ने साथ दिया, पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, पाकिस्तान ने ही तालिबान के द्वारा वो अफगानिस्तान में कब्जा करवाया, पाकिस्तान ने। ये दोनों तरह की मानसिकता बिल्कुल यानी वो घातक है और विश्वासघाती है। इन दोनों का रोल, पाकिस्तान और अमेरिका का रोल हमेशा से भारत के खिलाफ तो रहा ही है, विश्व के भी वो खिलाफ रहा है। सारा रुपया पैसा जो है अमेरिका हमेशा देता रहा इसको, पाकिस्तान उससे पैसा लेता रहा कि हम वो अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि वो आतंकवादियों को पाल रहा था, भारत के खिलाफ आतंकवादियों को खड़ा कर रहा था। इतने वर्षों के बाद यानी 50-60 साल के बाद अब अमेरिका कह रहा है वो पाकिस्तान को कि आप डबल गेम खेल रहे थे, आप हमसे पैसा ले रहे थे और आप जो आतंकवादियों को पाल रहे थे। ये अकल आपको वो नहीं आई थी। और इसके पहले भी भारत आज करीब मैं से बताऊं कि 30 साल से ऊपर आतंकवाद को झेल रहा है और बराबर झेल रहा था। जब ये समस्या अमेरिका से बात की जाती थी, अरे भाई ये मसला तो आप दोनों देशों के बीच का है, या अधिक से अधिक दक्षिण एशिया की समस्या है, इसको आप देखिए, ये आतंकवाद नहीं। लेकिन जब वही 9/11 का, जब उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC जब ध्वस्त हुआ, कम से कम कोई कहता है 3000, कोई कहता है 6000 अमेरिका के लोग मारे गए, तब उसको आतंकवाद का दर्द जो है महसूस हुआ, जो कि भारत 30 साल से झेल रहा था। तो इतने तो ये स्वार्थी होते हैं अमेरिका वाले। तो अफगानिस्तान की जो स्थिति है, तालिबान के द्वारा जो कब्जा जो किया गया है, इसमें दोनों बराबर के भागीदार हैं और दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। इसलिए किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान को बचा करके वो अमेरिका को दोषी बनाया जाए, या अमेरिका को बचा करके पाकिस्तान को ही सिर्फ जो वो दोषी बनाया जाए। ये दोनों के दोनों, अमेरिका और पाकिस्तान, ये दोनों जिम्मेदार हैं तालिबान। और जो स्थिति आज जो है वो इस आतंकी नहीं है, वो क्रूरतम और निर्मम वो हत्यारा है। महिलाओं के साथ वो क्या व्यवहार करता है, यानी उसका उच्चारण भी यानी हम आप वो कर सकते हैं कैसे? हम कैसे बताएं? क्या कहता है वो कि ये इतनी उम्र की महिलाएं हमको दे दो। बताइए, ये तो जो जानवर होते हैं वो जंगल में रहने वाले, उससे भी बचे। तो इसके द्वारा वो अफगानिस्तान पर कब्जा करने की स्थिति है, उसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, अमेरिका भी और पाकिस्तान भी। और इनमें से किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। और जो है हमेशा ये दोनों भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र जो है रचते ही रहे। अमेरिका कितना भी कहे, लेकिन वो भारत का आंतरिक रूप से दुश्मन रहा है।
कुछ समसामयिक बातों पर भी वो चर्चा कर लेते हैं। ये पंजाब में जो कैप्टन कहे जाने वाले अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, और उनको इस्तीफा देना ही था, कोई इसमें अजूबी बात नहीं। और ये सारा फोकस है कि पंजाब में पंजाब के कांग्रेस में घमासान है। कोई उसको बचाने की कोशिश करता है, बीजेपी वाले क्या करने की घमासान, और इसी तरह की बात चल रही है। लेकिन दोनों चीज़ें भारत के हित में नहीं है। भारत के हित में क्या है कि यह इस कांग्रेस का नाश होना चाहिए। भारत की पावन धरती से जीएनपीसी का समूल नाश होना चाहिए, और उसी प्रकार से नाश होना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रभक्त और महान दार्शनिक चाणक्य जी ने उसको उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके उसका नाश किया था। इसलिए ये मानसिकता अभी विकसित होना बाकी है कि कांग्रेस को कभी जो है वो विपक्ष के रूप में, कभी इसको कल मैं वो नितिन गडकरी का तो सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के विषय में मैं किसी यूट्यूब पर बोल रहा था, और अंत में बोला वो नेहरू की तारीफ कर रहा था वो गडकरी जो है। मैंने इस बीजेपी वालों को अब तक ये मानसिकता है कि नेहरू को इस देश का यानी सारी समस्याओं के जड़ नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़े ये जो विश्वासघात है बीजेपी वालों, और इसीलिए वो तमाम रोड्स का, एक्सप्रेसवे का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हुआ दिखा करके जो ये नेहरू के पापों को ढकने की साजिश करते हैं, ये उसी का हिस्सा है। भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है और ये बताना चाहता है कि आप देखिए, ये विषय मैंने इधर उधर भटक नहीं जाए, थोड़ा उस पर वो प्रकाश डाल करके आगे बढ़ते हैं। तो अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि ये सिद्धू का बनना जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। कि फिर उनका मतलब फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ में फ्लैश हो रहा था कि सिद्धू जो है देश विरोधी है। अरे अमरिंदर महोदय, आप कहाँ थे जब आपके आका इसी राहुल गांधी ने नवजस सिद्धू को अपना दूत बना करके अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा से गले लगाने के लिए भेजा। तो सिद्धू यदि राष्ट्र विरोधी है तो उसे 1000 गुना राष्ट्र विरोधी राहुल है। आपकी घिघी क्यों बंद है? तो ये सब कांग्रेसियों की फितरत रहती है। बस यानी पूरी समस्या का या टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं, उसका एक तिनका उठा करके बोलते हैं। कभी भी समस्या का जो उसका मूल उसका प्रकृति है, समस्या का जो मूल आयाम है, जो उसका विस्तार है, उस पर नहीं बोलते हैं। नवजोत सिद्धू जो है उस भाजपा से जो मिलने गया था, तो वो उसको दूध बनाकर भेजने वाला गद्दार राहुल गांधी है। इस पर अमरिंदर सिंह आप चुप क्यों हैं? और आप बोल भी नहीं सकते। अरे उसी कांग्रेस में रह करके आप जो है देशभक्ति की बात करते हैं, और जो है वो जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। उसी जीएनपीसी में रह करके मैंने वो देश की बात आप करेंगे। जीएनपीसी तो खुद जो है घोर जो है वो जीएनपीसी इटसेल्फ स्वयं में बहुत बड़ी देशद्रोही है। और ज़्यादा इस विषय पर नहीं बोला जाएगा, लेकिन इतना ही है। तो अमरिंदर महोदय, आपको जानना चाहिए कि वही राहुल गांधी जिसने
जिसने अपना दूत के रूप में नवजोत सिद्धू को भेजा था पाकिस्तान में, अपने दुश्मन बाजवा को, जिसके आतंकवादी और जिसके सेना यानी हमारे देश के मासूम भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं, उसी को गले लगाने के लिए वही गद्दार राहुल गांधी जिसके खिलाफ आप बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी गिगी बंद है, वही गद्दार राहुल गांधी अपने देश के यानी भारत के सेनाध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलाता है। तो ये सतही रूप में सिर्फ नाम दिखाने के लिए जो है अपने को राष्ट्रवादी समझना, और शायद मैं इसकी भी संभावना है कि बीजेपी वाले इसको ले भी लें। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले भी लें और चुनावी गणित जो है वो पंजाब में बिठा दें माने सत्ता के लिए। लेकिन अमरिंदर सिंह क्या है? लेकिन अमरिंदर सिंह से लोगों को सवाल करना चाहिए कि यह तो छोटा मोटा पाप है। इसी जेएनपीसी या कांग्रेस ने हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का कत्लेआम करवाया, और फिर भी आप उसी पार्टी में हैं और उसी पार्टी की ओर से जो है वो मुख्यमंत्री है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, उसका जवाब आप दीजिए। आप उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी उस कांग्रेस में हैं जिसने हमारे 6000 सिख भारतीय भाई बहनों का सरेआम खुलेआम जो है कत्लेआम करवाया। तो अमरिंदर सिंह जी, इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार रहिए, और भारतीय जनता दल बिल्कुल आपसे सवाल करता है, और कल आपके सामने कल आपके सामने ये सवाल पूछेगा। कुछ लोग ऐसे ही विभिन्न मानसिकता से ग्रसित सवाल करते हैं कि आप हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। मैं सभी से पूछना चाहता हूं, और सभी से नहीं बल्कि ऐसी मानसिकता वालों को जो कि इस तरह का सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता दल सिर्फ नेहरू और गांधी को जिम्मेदार मानता है। इस तरह का सवाल उठाने वालों से भारतीय जनता दल का सीधा सवाल है कि आप कोई भी समस्या उठाइए ना, कोई भी समस्या उठाइए, उसकी जड़ में और निष्पक्ष मन से और देशभक्ति के जज्बे से यदि आप देखेंगे, उसकी जड़ में यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही मिलेगा, और उसके साथ साथ ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ही मिलेगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए। जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए गए, तो इस मुद्दे पर जब भी बात होती है तो वो आकर के हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिर जाता है, और दोनों ओर के जो प्रवक्ता आपस में जो है एक दूसरे पर वो लड़ते और झगड़ते हुए वो दिखाई देते हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे माने ब्राह्मण कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले जो कश्मीरी पंडितों को माने ये कितने माने दिल को दहला देने वाली बात है कि अपने ही देश में, इस आज़ाद भारत में यानी उनको भगाया जाता है, और इसी देश में शरणार्थी का जीवन, रिफ्यूजी का जीवन वो जीने को मजबूर होता। बड़े शर्म की बात है। इसको गंभीरता से देखने के बजाय, इसकी जड़ को खोजने के बजाय हर वक्त हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में इसको गिराने का प्रयास होता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में गिराने के इसलिए प्रयास होता है कि इसकी जड़ की ओर, इसकी जड़ की ओर वो उसकी खोज ना हो, उसकी बात ना हो, और जड़ में देखा जाए तो वही मिलेगा आपको, गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और इसको जरा सुनिए,
ये सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय करवा दिया भारतीय संघ में। 3 रियासतें रह गई थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद को कैसे लिया, जूनागढ़ को कैसे लिया, अभी इस पर वो बातचीत नहीं की जा रही है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। ये बोले कि नहीं भाई, हम तो, और ये अंग्रेज जो है ऑप्शन दे के गए थे कि भाई ये जो रियासतें हैं, या जिनको अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, इनको आज़ादी है कि ये या तो भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या अपने को स्वतंत्र रूप में रखें। तो सरदार पटेल ने तो अपनी कूटनीति और कूटनीतिक कौशल से उन्होंने 62 रियासतों का उन्होंने विलय करवा दिया भारतीय संघ में। 3 रियासतें छूट गई थी जिनका नाम अभी बताया गया है। तो उनमें एक जम्मू कश्मीर था, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह थे। तो ये बोले कि भाई हम न तो अच्छा, और फिर जो है सरदार पटेल ने जूनागढ़ को भी और हैदराबाद को भी मिला दिया, रह गया था ये जम्मू कश्मीर। तो हरि सिंह बोलते थे कि न तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे और न तो भारत में मिलेंगे। तो पाकिस्तान को दिखा कि भाई बड़ा अच्छा मौका है। उसने कबीलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना को भेजा, और वो कुछ ही दिन में पूरे जम्मू कश्मीर में फैल गए, वो पाकिस्तानी सेना कबीलियों के भेष में। तब ये घबरा करके जो है वो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपने किसी एमिसरी माने दूत को भेजा दिल्ली, वो नेहरू के पास। तो नेहरू ने उसको भेज दिया पटेल जी के पास। पटेल जी का सीधा सवाल था कि भाई हम जम्मू कश्मीर की रक्षा क्यों करें बताइए। जब वो भारत का हिस्सा ही नहीं है तो उसकी रक्षा हम क्यों करें। सीधा उन्होंने सीधा सवाल किया। तो ये आशा समझ गए। तो फिर वो दूत दौड़े हरि सिंह के पास गया कि ये स्थिति है कि जब तक आप विलय नहीं करेंगे तब तक जो है भारत जो है वो आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। तो इन कंपेलिंग सिचुएशंस में, इन बाध्यकारी परिस्थितियों में आकर के ये हरि सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय संधि पर हस्ताक्षर किया। विलय संधि पर हस्ताक्षर करते ही वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। ये कानूनी स्थिति है कि जिस प्रकार से 562 रियासतें जो है वो वहाँ के राजाओं ने विलय संधि पर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर वो दस्तखत कर दिया। तो वो भारतीय संघ का वो अभिन्न अंग बन गया। और इसी प्रकार वो हरि सिंह ने भी जो है विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया। दैट इज फुल एंड फाइनल, अंतिम, खत्म, माने वो भारत का अभिन्न अंग हो गया। अब इसके बाद भारत की सेना जाती है, तो उसमें रोड की व्यवस्था नहीं थी, हवाई जहाज। तो हवाई जहाज के जरिए सेना वहाँ गई। तो और वहाँ का जो हवाई अड्डा था, एरोड्रोम, वो भी काफ़ी मिट्टी थी। तो इसी तरह से पानी डाल करके जहाज उतरती थी, सेना उतर करके फिर जो है जो पाकिस्तानी सेना से युद्ध हुआ और कम से कम 1.25 साल लग गए। विलय हुआ था शायद 17 अक्टूबर को,
और फिर हमारी सेना गई थी शायद नवंबर के शुरुआती में, यानी 1948 की बात है, 1948 नहीं सॉरी 1947 1947। तो 1947 के अक्टूबर में या 17 अक्टूबर में विलय हुआ था। और और विलय होते ही एक दिन बाद ही जो है वो भारत की सेना गई जो है वो पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर के बाहर खदेड़ने के लिए। तो उसी अक्टूबर के आधे से सेना को वो भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना को बाहर निकालने में 1.25 साल लग गए। वो जाकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक जो है भारतीय सेना को समय लगा। ये कोने कोने में जो वो फैल गए थे सब, ये पाकिस्तानी सेना के लोग। तो जब ये खबर मिली, अब यहीं से एक महत्वपूर्ण बात है। जब ये खबर मिली कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को लगभग जम्मू कश्मीर से खाली करवा दिया है, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूलने लगी कि अब तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का वो होके रहेगा। ये अब इसकी गद्दारी जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें। जो इसको लगा इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कि अब तो भारतीय सेना पूरी जो है पाकिस्तानी सेना को निकाल देगी जम्मू कश्मीर से, और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हो जाएगा, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूलने लगी, यानी इसके सांस फूलने लगी। और एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें हमारे ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तानी सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। पिछले किसी एपिसोड में बताया गया था कि जो बहादुरी अब्दुल हमीद ने की थी, तो उसी बहादुरी वही शौर्य और पराक्रम जिसको शास्त्री जी ने यानी अब्दुल हमीद की बहादुरी शौर्य और पराक्रम से पूरे देश से परिचय करवाया, और अब्दुल हमीद हो गए, और परमवीर चक्र और आदि सम्मानों से आदि जो है उनको उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया। देश के द्वारा हमारे देश के द्वारा उनको इज्जत बख्शी गई। वैसा ही जो है शौर्य और पराक्रम हमारे ब्रिगेडियर उस्मान ने दिखाया था। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेडियर उस्मान को वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं था। ये बिल्कुल ये समझ लेने वाली बात है। ये इसका देहांत हो गया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का 1964 में। यदि कल्पना करें कि यदि ये जिंदा रहता 1965 में, तो भारत जो पाकिस्तान से भी हारता। वो जिस प्रकार इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भारत को हरवाया चीन से और जमीन दे दिया अपनी जो है 42,000 वर्ग मील जो है उस दुश्मन चीन को, ये अपनी भी जमीन जो है जरूर दे देता है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। सन 65 तक ये वो जिंदा रहता। और अब्दुल हमीद क्या कितने ऐसे जो है अब्दुल हमीद शहीद हो गया होता है, किसी को ये सम्मान बिल्कुल नहीं देता ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। इसको भी वो समझ लेने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब हमारी भारतीय सेना लगभग करीब जनवरी 1949 की बात है, और जिसमें कि हमारे ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे, और हमारी भारतीय सेना यानी पाकिस्तानी सेना को यानी बाहर खदेड़ने में लगभग वो कामयाब माने हो गई थी। और सिर्फ उसको हफ्ता 10 दिन या अधिक से अधिक 15 या 20 दिन मिल गया होता,
तो पूरी जो है पूरे कश्मीर से जो है पाकिस्तानी सेना को खाली वो करवा दिया होता। और फिर तो यदि करवा दिया होता तो पीओके की समस्या ही नहीं होती। पीओके जो आज कश्मीर समस्या का जो नासूर बन गया है उसकी समस्या ही नहीं होती। लेकिन जब इसकी छाती फूलने लगी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की, मैंने उसको तकलीफ होने लगी कि पूरा कश्मीर लगता है कि भारत का होके रहेगा, तुरंत ये सरदार पटेल से कहा कि पटेल साहब अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा यानी हमको देखने दीजिए और बाकी अब सारा जो है वो भारत देखिए। अच्छा, भारत वो बोलता भी नहीं था, ये हिंदुस्तान बोलने की आदत जो है उसी ने डाली है। ये देश भारत है ना, इस भारत को हिंदुस्तान ही वो बोलता था। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये बराबर इसको समझे, भारतीय जनता दल कभी भी इसको वो हिंदुस्तान नहीं कहता। और हिंदुस्तान कहता ही नहीं, सबसे ये कहता है कि क्योंकि हिंदुस्तान कहने से या संबोधित करने से परहेज करिए। हिंदुस्तान कहते ही पाकिस्तान या पाकिस्तान बनने को जो है एक मानसिक मान्यता का वो द्योतक है। ये भारत है और भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान भी है, उसको किसी न किसी दिन जो है भारतीय जनता दल का पूरा विश्वास है कि उसको भी लेगा। लेकिन ये इसको बोलते हैं हिंदुस्तान, उसको बोलते हैं पाकिस्तान। तो उसके पीछे यही वो ये मानसिकता है कि उस बंटवारे को मान्यता दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता दल उसको खारिज करते हुए सिर्फ भारत की बात करता है। भारतीय ने अब तो बात करता है अखंड भारत। अब ये एपिसोड कुछ लंबा ना होने जाए तो कुछ हिस्सा अभी इसके कम से कम जम्मू कश्मीर के मामले में क्या गद्दारी किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, ये चीज़ जो है हमारे देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे सरदार पटेल से कहा कि पटेल साहब अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमको देखने दीजिए और बाकी शेष हिंदुस्तान आप देखिए। तो कश्मीर को अपने हाथ में लेते ही इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला काम किया कि जो हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से खदेड़ रही थी, जीत रही थी, पाकिस्तान सेना को भगा रही थी, उस पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा, यूनिलेटरल यानी अपनी जीतती हुई सेना पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम थोपा। और उसी युद्ध विराम थोपने के कारण ही जो है कुछ हिस्सा रह गया भारतीय सेना के द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से खदेड़ने में कुछ हिस्सा रह गया और वही बन गया पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। और पाक अधिकृत कश्मीर इसमें कश्मीर समस्या का सबसे बड़ा नासूर। देखिए हमारी जो सेना जीत रही थी उसी पर इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम थोपा। देखिए, और इतना ही नहीं, इसको इसी से संतोष नहीं हुआ। जो जम्मू कश्मीर जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, हमारी भारतीय सेना दुश्मन पाकिस्तान की सेना को काफी हिस्से से भगा चुकी थी। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया ताकि अंग्रेजों के द्वारा इसमें दखल करने का एक दरवाजा खुल सके, द्वार खुल सके। इसीलिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया ताकि जो पश्चिम के जो देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे हुए हैं या सुरक्षा परिषद में बैठे हुए हैं, उनका सीधे दखल
इसकी गद्दारी जरा देखिए। और इसके बाद तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कोई मसला जाता है तो उसके कई अध्याय बने हुए, कई चैप्टर बने हुए। एक चैप्टर है कि भाई कि आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई समस्या है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको सहायता चाहिए, तो उसके लिए चैप्टर 7 है। लेकिन एक चैप्टर 6 है कि 2 देशों के बीच में विवाद है, तो वो आपका चैप्टर 6 है, वो अध्याय 6 है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में न डलवा करके चैप्टर 6 में डलवाया, अध्याय 6 में डलवाया, ताकि 2 देशों के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में इसने मुद्दा बना दिया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, देखिए ना। और किस जम्मू कश्मीर को, जिस जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारतीय संघ में हो चुका था, जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको ये संयुक्त राष्ट्र संघ में ले भी गया, तो जो है कुछ समस्या के लिए नहीं, पाकिस्तान के साथ उसको पाकिस्तान के साथ उसको विवादास्पद मुद्दा बनाने के लिए वो अध्याय 6 में डलवाया। इसकी गद्दारी तो आप देखें ना। और अब चूंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, आगे बताएंगे फिर कैसे इसने एक संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा जो है 35 से इसमें डलवाया, संवैधानिक छल करके। ये बीजेपी वालों की गद्दारी देखिए। धारा 370 धारा 35 से हटा तो जरूर, लेकिन नेहरू की क्या गद्दारियां हैं अपने मुल्क के खिलाफ, इसको निगल गए, मोदी जी निगल गए इसको। तो इसी को आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा कि कश्मीर की समस्या और कश्मीर से हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ, वो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। उसकी जड़ में ये नेहरू है, गद्दार नेहरू। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।